नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों को किया चित। मोदी सरकार के एक कदम से चीन और पाकिस्तान दोनों तिल मिलाए। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि जापान ने दिया बड़ा बयान, कहा मुकाबले की तैयारी कर लें। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के साथ आया जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान ने कहा कि ठोक दो। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पीओके में भारतीय कश्मीर के बराबर विकास करके दिखाओ। G20 पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची तो एक्सपर्ट ने दिखा दिया आईना। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अब खालिस्तानियों पर भारत सरकार की ब्रिटेन को दो टूक, कहा आपका इस्तेमाल कर रहे हैं खालिस्तानी, इनका लगाम लगाओ। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि चीन और पाकिस्तान को मोदी सरकार ने दिया कड़ा संदेश, तिल मिलाया पड़ोसी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार ने उठाया ऐसा कदम, चीन और पाकिस्तान दोनों तिल मिलाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन से सीमा विवाद के बीच भारत इसी साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है और इसी कड़ी में भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए आगामी G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में आयोजित कर रहा है। ये बैठक 26 से 28 अप्रैल और 22 से 24 मई को आयोजित होगी। श्रीनगर और लेह में होने वाली G20 और Y20 की बैठक से पाकिस्तान को एक बार फिर मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की सदस्यता का फायदा उठा रहा है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन भी इस बैठक का बायकॉट कर सकता है। 3 साल पहले भारतीय सुरक्षा बलों ने लद्दाख में LAC के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को भारी संख्या का पता लगाया था। चीन ने इससे पहले 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुई G20 की प्रतिनिधियों की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत के साथ आया जापान, कहा मुकाबले की तैयारी करो, ठोक दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन सीमा विवाद के बीच जापान के एक जानकार ने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि चीन विस्तारवादी नीति अपनाता है, इसीलिए भारत को चीन के क्षेत्रीय दावों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब चीन ने भारतीय क्षेत्र पर भी दावा किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। हडसन इंस्टीट्यूट के फेलो सोटेरू नगाओ ने कहा कि पड़ोसियों के साथ बीजिंग का लगातार सीमा विवाद काफी खतरनाक है। चीन सोचता है कि ये उनका क्षेत्र है, इसीलिए उसे नाम बदलने का अधिकार है। इससे समझ आता है कि चीन विस्तारवादी नीति को अपनाता है और ये बहुत खतरनाक है। भारत की तरह चीन ने जापान के इलाके पर भी दावा किया हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जापानी फेलो ने कहा कि जिस द्वीप को हम सेंकाकू कहते हैं उसे चीन दियाऊ के द्वीप कहता है और यहाँ पर चीन को लगता है कि उसे नाम बदलने का अधिकार है। ये सैन्य प्रदर्शन भी करता रहता है यहाँ पर चीन। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के खिलाफ न केवल सैन्य कौशल का उपयोग कर रहा है बल्कि दूसरों के क्षेत्रों का शोषण भी कर रहा है। और इसी के साथ भारत के समर्थन का भी ऐलान करते हुए कहा है कि चीन का मुकाबला की तैयारी करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीओके में भारतीय कश्मीर के बराबर विकास करके दिखाओ। G20 पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची तो एक्सपर्ट ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को इस बात पर मिर्ची लगी हुई है कि भारत मई में कश्मीर घाटी में G20 की एक मीटिंग करने वाला है और देश की सरकार अब भारत को गैर जिम्मेदार तक करार दे रही है। और भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है और सितंबर की शुरुआत में सम्मेलन होना है। पाकिस्तान को अब इस बात का बुरा लग रहा है कि घाटी में G20 देशों से आए मेहमानों का हुजूम लगने वाला है। वहीं पाकिस्तान के विशेषज्ञ देश की सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन साजिश तरार की माने तो भारत ने जिस तरह से कश्मीर का विकास किया है, पाकिस्तान के लिए उसकी बराबरी करना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक टीवी चैनल एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत की तरफ कश्मीर में जितना विकास हुआ है, UAE के कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनने के लिए निवेश हो रहा है, रेलवे का एक सबसे बड़ा पुल बनना शुरू हुआ है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी तो इसे देखकर जलेंगे ही। उनकी माने तो पाकिस्तान की सरकार को ये समझना होगा कि अब कश्मीर का एक हिस्सा 100 साल
आगे जाने वाला है और पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपका इस्तेमाल कर रहे हैं खालिस्तानी, इन पर तुरंत लगाम लगाओ, भारत की ब्रिटेन को दो टूक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने गुरुवार को ब्रिटेन से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले खालिस्तानी समर्थकों पर लगाम लगाने को कहा है। भारत ने साफ लफ्ज़ में कहा है कि खालिस्तानी ब्रिटेन और यूरोप का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित 5वें भारत यूके गृह मामलों के संवाद के दौरान भारत ने ब्रिटेन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया। भारत ने कहा कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तानी समर्थक तत्व यूरोपीय देशों द्वारा दी गई शरण का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन के साथ बेहतर सहयोग और ब्रिटेन स्थित खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों पर निगरानी बढ़ाने और उचित सक्रिय कार्रवाई करने का अनुरोध किया। ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व होम ऑफिस के स्थायी सचिव मैथ्यू रिक्राफ्ट ने किया और बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, इस साल होगी झमाझम बारिश, मानसून के आगमन की भी बताई तारीख। जी दोस्तों, मौसम विभाग ने लगातार 5वें साल सामान्य बारिश की संभावना व्यक्त की है और ये किसानों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। हालांकि मानसून के मध्य में मध्यम श्रेणी के अल नीनो उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बारिश दीर्घकालिक औसत के 96% रहने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान विभाग के सचिव एम रविचंद्रन एवं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसून के 4 महीने जून सितंबर के बीच 87 सेंटीमीटर बारिश होती है। यह आंकड़ा 1971 से 2020 के आंकड़ों पर आधारित है। इस बार 87 सेंटीमीटर का 96% यानी 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी और ये सामान्य बारिश के बराबर है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 60% खेती मानसून बारिश पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान में 5 अंक की मॉडलीय त्रुटि हो सकती है, यानी बारिश 91 या 101 सेंटीमीटर भी हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर झमाझम बारिश होने का ऐलान IMD ने कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर देश भर में अवकाश, PM मोदी का आभार जता रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने देश भर में अवकाश की घोषणा कर दी है। इस संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 11 अप्रैल को अधिसूचना जारी की और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर गुरुवार 14 अप्रैल 2023 को पूरे भारत में अवकाश घोषित करती है। 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी अवकाश रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया। वकीलों के एक समूह की तरफ से इसकी मांग की गई थी कि अंबेडकर जयंती के मौके पर आधिकारिक अवकाश रहे और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 14 अप्रैल को दिल्ली में उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा का स्वागत किया जा रहा है। ट्विटर पर कई यूजर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जता रहे हैं। बाबा साहेब के ये विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। देश जाति के बारे में वो क्या कहते थे भीमराव अंबेडकर। इस साल 14 अप्रैल को 132वीं अंबेडकर जयंती होगी। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 14 से 15 अप्रैल तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विशाल रैली के जरिए भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, आगामी ग्रामीण और लोकसभा दोनों चुनावों के लिए पैनी नजर रखते हुए भाजपा मतदाताओं को लुभाने और चुनाव के पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीरभूम में 14 अप्रैल को भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के मुताबिक शाह रैली को संबोधित करने के बाद अगले दिन कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर भी जाएंगे। मजूमदार ने कहा कि 15 अप्रैल बंगाली नववर्ष दिवस है और अन्य बंगालियों की तरह अमित शाह भी बंगाल छोड़ने से पहले दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। शाह का बंगाल दौरा उन 24 लोकसभा क्षेत्र पर भगवा खेमे के फोकस का हिस्सा होने जा रहा है जिनमें बीजेपी नहीं जीती थी। बीजेपी 2019 के संसदीय चुनावों में जीत नहीं पाई थी और शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी 12 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डोकलाम के पास चीनी सेना का भारी जमावड़ा, भारतीय सेना अलर्ट। जी हां दोस्तों, डोकलाम के पास चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या
संख्या बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसको लेकर भारतीय सेना ने चिंता जाहिर की है। भूटान की अमोचू घाटी के पास चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के लिए बंकर बना लिए हैं। अमोचू रणनीतिक रूप से अहम डोकलाम पठार के पास स्थित है और यहीं से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सीधी रेखा में है। ये भारत चीन भूटान डोकलाम ट्राई जंक्शन से बामुश्किल कुछ दूरी पर ही है और यहाँ बीजिंग सड़क के निर्माण को लेकर 2017 में भारत और चीन के बीच तीव्र सैन्य गतिरोध हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर यहां आए और बुधवार तक सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। और आपको बता दें कि मंगलवार को उनके जापान और बांग्लादेश के मंत्री से मिलकर त्रिपुरा से कई कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद चीन तिलमिला गया है और भारी जमावड़ा चीनी सैनिकों का दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल में तनाव के बीच चीन को झटका देने की तैयारी में भारत। जी हां दोस्तों, जून 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और चीन को इससे भी मिर्ची लगी है। चीन ने कहा है कि भारत के गृह मंत्री के अरुणाचल प्रदेश आने से उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। जी हां दोस्तों, अपने देश के अपने ही एक अभिन्न राज्य में हमारे देश के गृह मंत्री गए तो इससे चीन को मिर्ची लग गई और चीन को ऐसा लगता है कि चीन के इलाके में हमारे गृह मंत्री गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन अपना दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ड्रैगन को झटका देने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको बता दें कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत आयात क्षेत्र में चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन से टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की खरीद कम करने पर जोर दे रहा है और इसके बजाय भारत चीन को हमेशा आंख दिखाते ताइवान से आयात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर व्यापार के माध्यम से चीन को चोट दी गई है। चीन से जो टेलीकॉम का और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा जाता था उसको अब भारत कम करके उसके दुश्मन यानी कि ताइवान से भारत इन चीज़ों को खरीद रहा है। वैसे कोशिश तो आत्मनिर्भर भारत बनने की है, मेक इन इंडिया की है, लेकिन चीन से जो सामान मंगाया जा रहा है उसकी जगह ताइवान से मंगाया जाए क्योंकि चीन और ताइवान दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर में हैं। और ऐसे आपको बता दें कि इससे चीन को अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद बड़ा नुकसान मिलने वाला है और इससे चीन की अकल ठिकाने आ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने फिर पाकिस्तान के कच्चे चिट्ठे खोले। कहा सीमा पार से ड्रोन से भेजे जा रहे अवैध हथियार। जी हां दोस्तों, यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को कई बार लताड़ लगाई है, लेकिन इस बार पड़ोसी मुल्क के कच्चे चिट्ठे खोलने का काम किया गया है। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि भारत में सीमा पार से अवैध हथियारों की आपूर्ति की जा रही है, जो कि काफी गंभीर संकट बनता जा रहा है। वहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों के साथ मिली भगत करते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल कर अवैध हथियार सीमा पार कर भेजने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और उन देशों को उनके गलत कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि कंबोज रूस की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाते हुए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम की धारणा पर सीतारमण का वार बोली, मुस्लिम अगर भारत में खुश नहीं है तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी भारत में कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर वार किया। दरअसल दोस्तों, पश्चिम देशों की आदत रही है कि भारत के आंतरिक मुद्दों में घुस के भारत की आलोचना करे और उन मुद्दों में भी आलोचना करे जिसमें कोई तथ्य नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसी के खिलाफ आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर इसका जवाब दिया। वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की और कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाकिस्तान से भी बेहतर भारत में मुस्लिम खुश और सुरक्षित हैं। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में बोलते हुए
सीतारमण ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है और ये आबादी तेजी से संख्या में बढ़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश के राज्यों में बरसेंगे मेघ, आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पिछले 2-3 दिनों से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। इस बीच देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश के आसार बन रहे हैं और इसके साथ ही केरल, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी अगले 4-5 दिनों के भीतर तेज हवाओं के साथ हल्की व मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि दिल्ली वासियों को अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार देश में फिलहाल गर्मी का दौर जारी रहेगा। अधिकांश हिस्सों में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। हालांकि इस दौरान लू चलने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जरूर 10 से 13 अप्रैल के बीच तेज हवाएं चल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा और गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अभाव के कारण यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि कई जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी आशंका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के सवाल पर अडानी ग्रुप का जवाब, 4 साल का लेखा जोखा, बताया कहां से आया पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से गौतम अडानी को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और वो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर अडानी ग्रुप के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। और अब इस सवाल के जवाब में अडानी ग्रुप की ओर से 4 साल का ब्यौरा दिया गया है। ग्रुप साल 2019 के बाद से अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का विवरण साझा किया और इसमें बताया गया कि कैसे कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर ग्रुप को 2.87 अरब डॉलर या करीब 23,567 करोड़ रुपए मिले हैं। पीटीआई के मुताबिक भारतीय अरबपति गौतम अडानी के। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है और इस क्रम में अलर्ट मोड पर आई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य की सभी कोविड लैब को पूरी तरह से एक्टिव रहने के लिए कहा है और इसके साथ ही कोरोना सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में सभी इंटीग्रेटेड कोरोना सेंटर को तत्काल एक्टिव करने को कहा है। इसके साथ विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच और मॉनिटरिंग को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बुजुर्गों और बच्चों को भीड़ भरे इलाके में न जाने को कहा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, दफ्तरों और बाजारों समेत दूसरी भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। तो वहीं राज्य सरकार ने कोरोना हॉस्पिटलों में दवाई, टेस्ट और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं चेक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है और इसके अलावा बीच बीच में उच्च अधिकारियों को मॉक ड्रिल कर कोरोना इंतजामों को चेक करने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहली बार कश्मीर में G20 बैठक होगी आयोजित, भारत के फैसले पर बौखलाया पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराने का फैसला किया है, जिस पर पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने श्रीनगर में हो रही बैठक का विरोध करते हुए इसे निराशाजनक बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन ताइवान में तनातनी बढ़ी, अब ड्रैगन ने उतारे बम बरसक फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब से ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन संयुक्त राज्य अमेरिका की संक्षिप्त यात्रा करके लौटी हैं, तब से ताइवान और चीन के बीच रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई है। चीनी सेना ने रविवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान को लक्षित कर युद्धाभ्यास किया और द्वीपीय देश ताइवान के प्रमुख लक्ष्यों पर नकली हमले किए। वहीं दोस्तों, रविवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने द्वीप के चारों ओर 11 चीनी युद्धपोतों और 70 विमानों को पता लगाया है। चीनी ताइवान स्ट्रेट के आसपास ताइवान को लक्षित कर 3 दिनों का सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने दूसरे दिन भी उसकी वायु सीमा के करीब 58 फाइटर उतारे और समंदर में 9 युद्धपोत उतारे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता, अरुणाचल में अमित शाह ने चीन को दिया करारा जवाब।
जवाब। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु इलाके में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की और इससे सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। साथ ही पलायन रोकने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल का किबिथु गांव चीन से सटा हुआ है। अमित शाह की वाइब्रेंट विलेज योजना पर 4800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उनका दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल में चीन ने अरुणाचल के 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे। अमित शाह के इस दौरे से चीन बौखला गया है। चीन का कहना है कि भारत के गृह मंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे से उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। चीन ने अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे की आलोचना भी की है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि चीन भारत के गृह मंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का दृढ़ता से विरोध कर रहा है और क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को बीजिंग के क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। बता दें कि चीन ने हाल ही में कुछ स्थानों का नाम बदल दिया जो कि भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन चीन उन इलाकों पर अपना दावा करता है। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि जंगनान चीन का क्षेत्र है। भारतीय अधिकारी की जंगनान यात्रा चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती है। तो दोस्तों यहाँ पर अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के गाँव किबिथु पहुंचे जिससे चीन को लगी जबरदस्त मिर्ची और यहाँ पर अमित शाह ने दे दिया बड़ा बयान। कहा सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी यहाँ पर उन्होंने शुरुआत कर दी।